नमस्ते और स्वागत है आपका नज़रिया पर, जहां हम दुनियादारी को सिर्फ देखते और समझते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। यूजुअली जब हम किसी को लॉस्ट या लापता देखते हैं तो हमारी नज़र सिर्फ उसकी फ़िज़िकल एब्सेंस पर जाती है। लेकिन क्या हो जब कोई औरत फ़िज़िकली तो लापता हो पर असल में अपनी पहचान, अपनी वजूद को ढूंढ रही हो। दिबाकर बैनर्जी और किरण राव की ब्रिलियंट फिल्म लापता लेडीज सिर्फ एक कॉमेडी ऑफ एरर्स नहीं है, बल्कि विमेन साइकी का एक प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है। यानी कि यह फिल्म औरतों के मन और सोच को समझने की एक गहरी कोशिश है। आज हम इन तीन महिलाओं के साइकोलॉजिकल जर्नीज को डिकोड करेंगे। फूल, जया और एक ऐसी शक्ति जो इन सब के पीछे थी, मंजू माई। और इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कहाँ खो गई इनकी असली पहचान। पहले बात करते हैं फूल कुमारी की। फूल जो फिल्म की शुरुआत में हमें एकदम नेव और कंडीशन दिखती है, यानी एक भोली सी लड़की जिसे बचपन से समझा दिया गया हो कि जिंदगी का एक ही तरीका है। उसका घूंघट सिर्फ एक कपड़ा नहीं, उसकी रिस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड व्यू का सिंबल है। यानी उसकी सोच सिर्फ उस तक सीमित है जो उसे दिखाया और सिखाया गया है। जब दीपक गायब होता है, उसकी बेचैनी सिर्फ पति के लिए नहीं है, ये उसकी एंशियस प्री ऑक्यूपाइड अटैचमेंट स्टाइल है। यानी जब किसी का सब कुछ सिर्फ एक रिश्ते के आसपास घूमता है और वो हर वक्त उसमें छिपके रहने का डर महसूस करता है। उसका पूरा वजूद, उसका फ्यूचर, उसका सोशल स्टेटस सब इस रिश्ते से जुड़ा है। पति का ना होना उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। देखिए, उसका इनिशियल बिहेवियर, रोना, इंतज़ार करना, लर्नड हेल्पलेसनेस का क्लासिक एग्जाम्पल है। यानी जब इंसान बार बार मुश्किलें देखकर ये मान लेता है कि वो कुछ भी कर ले, कुछ बदल नहीं सकता। उसे सिखाया गया है कि उसकी प्रॉब्लम्स सिर्फ दूसरे ही सॉल्व कर सकते हैं। उसने अभी तक कोई इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप ही नहीं किया था। यानी उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं बल्कि दूसरे लोगों के हाथ में है। लेकिन मंजू माई के सहारे वो धीरे धीरे सेल्फ एफिकेसी डेवलप करती है। यानी उसके अंदर ये भरोसा आता है कि वो खुद भी कुछ कर सकती है। वो किताब पढ़ना सीखती है, छोटी छोटी चीज़ें खुद करती है। ये उसकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत है, यानी उसके सोचने का एक नया बेहतर तरीका सीखना। अब बात करते हैं दूसरी लापता लेडी की, हमारी जया, या जिसे हम पुष्पा रानी के नाम से भी जानते हैं। ये फूल के बिल्कुल अपोजिट है। ये लापता गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर होती है। उसका इंटेंशन क्लियर है, एस्केप। उसका बिहेवियर हाई एजेंसी और इंटेंशनैलिटी दिखाता है। यानी वो अपने फैसले खुद लेती है, बिना डरे, सोच समझ के। उसका झूठ उसकी स्ट्रैटेजिक डिसेप्शन है, यानी एक प्लान के अकॉर्डिंग बोला गया झूठ। सोचिए कितनी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए एकदम से एक नई आइडेंटिटी बनाने के लिए। यानी दिमाग की वो क्षमता जिसमें कोई इंसान नए हालातों के हिसाब से तुरंत अडेप्ट कर सकता है। उसका कंपोजर, उसकी प्लानिंग, ये सब इमोशनल रेगुलेशन का नतीजा है। यानी अपने जज्बात या इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए सही डिसीजंस लेना। उसे पता है उसे क्या चाहिए और उसके लिए कितना रिस्क लेना पड़ेगा। फिल्म में उसकी घड़ी और उसका टाइम उसकी फ्यूचर ओरिएंटेशन का सिंबल है। यानी उसकी ज़िंदगी में एक गोल है, एक आगे की सोच है। उसका असल नाम छुपाना एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस है। यानी जब दिल और दिमाग दोनों अलग बात कह रहे हों, एक तरफ वो जानती है कि वो कौन है, दूसरी तरफ कुछ और दिखाती है। ये सेल्फ प्रिजर्वेशन की एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ड्राइव है, यानी खुद को बचाने रखने के लिए एक नेचुरल सोच। और अब हमारी तीसरी और सबसे कॉम्प्लेक्स लेडी, मंजू माई, जिनको ना कोई ढूंढ रहा था और जो ना खुद कहीं लापता हुई थी। उन्होंने बहुत पहले ही अपने घर, परिवार, रिश्ते, प्यार, इमोशंस, उम्मीदें, सब कुछ खो दिया था। और इस सब में उन्होंने अपना वजूद पाया, अपनी आइडेंटिटी को पाया। आपने नोटिस किया होगा कि एक झुग्गी में, टूटे हुए घर में, एक टूटी सी चेयर पर ही सही, लेकिन मंजू माई ऐसे बैठती हैं जैसे गॉड फादर फिल्मों में मार्लोन ब्रांडो अपनी चेयर में बैठता था। इस पोस्टर में उनकी अनवेवरिंग सेल्फ अश्योरेंस दिखती है, यानी उस लेवल का कॉन्फिडेंस जो ज़िंदगी के बहुत बड़े दर्द के बाद आता है। फिल्म में राइटर ने हर औरत की ज़िंदगी के 3 इवेंट्स को बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। पहले जया, जो जहाँ भी जाती है अपनी नॉलेज के थ्रू हैप्पीनेस, वेल बीइंग और सक्सेस लाती है।
मंजू माई, जिनके टफ लाइफ सर्कमस्टेंसेस ने उन्हें इतना टफ बना दिया था कि अब वो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करती हैं। लेकिन इस डिक्टेटर वर्ड में जो एक बारीक लाइन है उसे बहुत ही केयरफुली लिखा गया है। मंजू माई का कैरेक्टर कभी भी एक फेमिनिज्म का सिंबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो वो घटिया मर्दों से नफरत करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कायदे में हैं उन्हें कलाकार भी कहती हैं। ये दिखाता है उनका प्रैग्मेटिज्म और जस्टिस ओरिएंटेशन, यानी ये कि वो सिर्फ सच और जस्टिस में विश्वास करती हैं, लेकिन जेंडर के बेसिस पर नहीं। उन्होंने अपने ट्रॉमा से रेजिलियंस और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ अचीव की है, यानी बड़े दर्द से निकलकर और मजबूत बन गई हैं, और उस दर्द ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया है, जिससे उन्होंने खुद को और फूल जैसे लोगों को एक नया डायरेक्शन और एक नया जीवन दिया। तो लापता लेडीज़ हमें क्या सिखाता है? इस फिल्म का साइकोलॉजिकल कंक्लूजन ये है कि आइडेंटिटी इज़ नॉट अ फिक्स स्टेट, इट्स अ डायनामिक जर्नी, स्पेशली फॉर विमेन नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर्स। यानी पहचान एक परमानेंट चीज़ नहीं होती, हर वक्त बदलने वाली जर्नी होती है, खासकर उन औरतों के लिए जो समाज के उलझे हुए दायरों से गुजरती हैं। फूल की जर्नी दिखाती है कि प्यार भरे माहौल और छोटी छोटी अपनी कोशिशों से कैसे निर्भर इंसान आज़ाद बन सकता है। जया दिखाती है कि क्विक थिंकिंग और चालाक प्लानिंग से कैसे अपनी ज़िंदगी खुद के हाथों में ली जा सकती है। मंजू माई दिखाती हैं कि कैसे बड़े से बड़े दर्द सहने के बाद भी इंसान अपनी स्ट्रेंथ और पहचान वापस ला सकता है और दूसरों के लिए भी एक सेफ शेल्टर बन सकता है। हर औरत, चाहे वो खोई हुई हो या खुद को ढूंढ रही हो, अपने अंदर के वजूद की लड़ाई लड़ रही है, और ये फिल्म हमें उस लड़ाई को एक नए नज़रिए से देखने की हिम्मत देती है। ऐसे ही और नए नज़रियों के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग अस।